Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear student of class 10th, I am your teacher of Pakistan Studies, Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. बेटा हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल से पढ़ा और ये बहुत अहम दौर था पाकिस्तान इकोनॉमिकल कंडीशन के हवाले से, नेशनलाइजेशन के हवाले से बहुत अहम, मसला कश्मीर के हवाले से भी बहुत अहम दौर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था और इस दौर की कामयाबी ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब 1971 की वॉर हुई थी, उस वॉर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे, वज़ीर ख़ारजा थे और जंग बंदी के लिए एप्लीकेशन देने के बाद जब उस पर अमल दरामद ना हुआ, पहली जब एप्लीकेशन मूव की गई तो उसको रशिया ने वीटो किया, दोबारा फिर एप्लीकेशन दी गई, फिर रशिया ने वीटो किया, तो उस पर एक स्टेटमेंट इन्होंने कहा था कि द रिजल्ट्स व्हाट्सोएवर द पाकिस्तान विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पाकिस्तान तबाह नहीं होगा, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो। ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिस स्टेटमेंट की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए, लोगों में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। तो आज उनका दौर ख़त्म और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर शुरू होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल ज़ियाउल हक़ एरा। जनरल ज़ियाउल हक़ एरा को उर्दू में कहते हैं जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर। जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर यानी इस दौर में पाकिस्तान फेस द थर्ड मार्शल लॉ, पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ लगा। ये दूसरा मार्शल लॉ था जो आर्म फोर्स की तरफ से इम्पोज किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया ऑन द पाकिस्तानी स्टेट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जब 1977 के इलेक्शन नज़दीक आए तो उन इलेक्शन में एक नेशनल अलायंस बनी। नेशनल अलायंस से मुराद है यानी कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में आप लोग, ये छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ, इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है कि 1977 के इलेक्शन नज़दीक आते हैं और इन इलेक्शन में एक नेशनल अलायंस, एक मुत्तहिदा अलायंस बनती है जिसमें तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद होती हैं और वह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये डिसाइड करती हैं टू फाइट अगेंस्ट दी पाकिस्तान पीपल पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक नेगोशिएशन ऑफ़र होती है पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से। अब ये जो अलायंस बनती है, इस अलायंस को हेड कर रहे होते हैं मौलाना मुफ्ती महमूद, वाज द हेड ऑफ द नेशनल अलायंस। ठीक है, ये जो नेशनल अलायंस बनी इसके हेड कौन थे? पाकिस्तान नेशनल अलायंस के मुफ्ती महमूद थे, मुफ्ती महमूद भी इनको कहा जाता है, मुफ्ती महमूद थे, हु वाज द हेड ऑफ द नेशनल पाकिस्तान नेशनल अलायंस। एंड इन द पाकिस्तान नेशनल अलायंस द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने इत्तेहाद किया और इस इत्तेहाद का मतलब ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कम्पीट किया जाए, उसको हराया जाए।
अब हुकूमत या पार्टी उनके साथ जब नेगोशिएशन कर रही होती है और उनको कायल करने की कोशिश कर रही होती है, तो इसी दौरान जनरल ज़ियाउल हक जो है वो मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। ये पाकिस्तान पे इम्पोज होने वाला थर्ड मार्शल लॉ था। थर्ड मार्शल लॉ पाकिस्तान में जो इम्पोज हुआ वो 5 जुलाई 1977 में हुआ, और इस दौर के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाल लिया और 1977 से लेके 1988 तक उन्होंने इस हेडशिप को, प्रेसिडेंटशिप को मेंटेन रखा। इसी दौरान अफ़गान माइग्रेंट भी आए, उन्होंने भी पाकिस्तान में आकर पनाह ली, पनाह गुज़ीन आए, उनको भी पनाह दी गई। रशिया अफ़गान वॉर शुरू हो गई। फिर उसके बाद अचानक 1988 में एक एयर क्रैश के दौरान जनरल ज़ियाउल हक जो है ही वॉज किल्ड इन द एयर क्रैश। वो एयर क्रैश में इस दुनिया से चले गए, और जो केयर टेकर हेड अपॉइंट हुए वो अपॉइंट हुए ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान। ये इंट्रोडक्शन था छोटा सा जनरल ज़ियाउल हक एरा। अब इसमें जो मेजर क्वेश्चन है जो 2019 के एग्ज़ाम में भी आया, 2020 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, 2019 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन था इस्लामाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामाइजेशन वो हम लोग पढ़ेंगे। मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामाइजेशन। इस्लामाइजेशन प्रोसेस 1977 to 1988। इसे इस्लामाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर हो गई है बात। अब इसमें यह हुआ, सबसे पहला पॉइंट, ये आपकी बुक में मौजूद हैं हेडिंग्स। सेटिंग अप शरिया कोड्स, इसमें हम लोग 3 या 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ शरिया ऑर्डिनेंस, और नंबर नेक्स्ट जो है वो है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे सेटिंग अप ऑफ द शरिया कोड। 10 फरवरी 1979 में, ठीक है, उलमा वर अपॉइंटेड एज अ जजेस। इसमें आपने जो एक्सप्लेन करना है वो ये करना है कि 10 फ़रवरी 1979 में उलमा जो है अपॉइंटेड जजेस, उलमा को जज अपॉइंट किया गया और शरिया कोड का बाकायदा तौर पे इनको फेडरल शरिया कोड का नाम दिया गया। ठीक है, अब इंस्टीड द अपॉइंटेड ऑफ जजेस फेडरल शरिया कोड्स इंस्टीड ऑफ द शरिया बेंचेस वर सेट अप इन 1980। अब इसमें जो हुई, इसकी जो बेंचेस हैं वो 1980 में मुकम्मल तौर पे इसका आगाज़ हो गया, जो बुक में लिखा हुआ है, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। नंबर नेक्स्ट जो है, द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द फेडरल शरिया कोर्ट्स आर हेयर्ड बाय द शरिया एपलेट बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में शरीयत की ब्रांचेस हैं, अगर इनमें कोई फ़ैसला जो शरिया कोर्ट्स हैं इस फैसले को चैलेंज करेंगे तो एपलेट शरिया बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें इस पॉइंट में हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा कि ये 10 फरवरी
1979 यानी कि 1979 में शरिया कोड जो है वो बाकायदा तौर पे सेटिंग हुई। उसके बाद जो उलमा इकराम थे उनको इनका जज मुकर्रर किया गया और 1980 में मुकम्मल तौर पे इस पर अमल दरामद भी होने लगा। अब उसमें यह है कि अगर शरिया कोड दूसरी कोड से क्योंकि मुख्तलिफ हैं, तो अगर इनके शरिया कोड के फैसलों को चैलेंज करना होगा तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो शरिया एपलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, शरिया एपलेट बेंच, तो उस बेंच में आप इसके ख़िलाफ़ कोई भी जो है वो अपील दायर कर सकते हैं। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस आता है तो आप उसमें अपील का हक़ रखते हैं। आप शरिया ऑर्डिनेंस द गवर्नमेंट पास शरिया ऑर्डिनेंस इन 1979। हुकूमत ने 1979 में शरिया ऑर्डिनेंस पास किया। एंड ऑल द मैटर्स ऑफ स्टीलिंग, ड्रिंकिंग, जिसमें चोरी, शराब नोशी, अल्कोहल, रेप यानी जना का जो एलिमेंट था, क्राइम्स ऑफ डील अंडर द लॉ, शरिया लॉ, ये तमाम के तमाम जितने भी होंगे जिसमें चोरी है, शराब है, जना है और बाकी जितने भी शरीयत से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको शरिया ऑर्डिनेंस के तहत डील किया जाएगा, उनको अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ हैंडल करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो ज़कात और उशर। ज़कात जो है वो मुस्लिम अकाउंट होल्डर, इसमें जो मेजर हैं उसमें आप लिख लें, स्टीलिंग है, चोरी, ड्रिंकिंग, शराब नोशी, रेप, ज़िना, ये तमाम के तमाम जितने भी केसेस आएंगे, अल्कोहल, ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल यानी कि शराब नोशी, और बाकी जो वो तमाम के तमाम केसेस जो शरिया के मुतल्लिक होंगे, शरीयत के मुतल्लिक होंगे, वो तमाम के तमाम शरिया ही उसको हैंडल करेगा, एंटरटेन करेगा। अब ज़कात और उशर में, ज़कात के ऊपर ही मैं लिख रहा हूँ, मुस्लिम अकाउंट होल्डर के अकाउंट से 2.5% ज़कात हर साल डिडक्ट की जाएगी और फिर उसको गरीब और नादार, यतीम, बेवा और नीडी और जितने भी पुअर पीपल हैं उनमें उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उशर कहते हैं 10% को, ठीक है। उशर का क्या मतलब होता है? 10%। तो अब 10% ऑन रबी क्रॉप, यानी जब गंदम की फसल, रबी तो पूरा वो है, लेकिन गंदम की फसल जो है, गंदम की फसल जब काश्त होगी तो उसको जब बहुत हायर लेवल पे जब फ़रोख्त किया जाएगा तो उसमें 10% डिडक्शन हो जाएगी उसकी, उसको उशर कहा जाता। उस उशर को गरीब नादार लोगों में तकसीम किया जाए। ये तमाम के तमाम पॉइंट इस्लामाइजेशन के, यानी कि आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया सेटिंग ऑफ शरिया कोड, जिसमें उलमा को जजेस जो है वो अपॉइंट किया गया, 1980 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। अब उसमें कौन कौन से केसेस आएंगे? उसमें केसेस आएंगे चोरी के, ड्रिंकिंग के, रेप के, ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल यानी कि शराब नोशी से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो सारे शरीयत ऑर्डिनेंस के तहत उनको हैंडल या एंटरटेन किया जाएगा। ज़कात मैंने आपको बताया कि 2.5% ऑफ द मुस्लिम अकाउंट होल्डर्स, मुस्लिम अकाउंट होल्डर्स से 2.5% ज़कात जो है वो हर साल डिडक्ट की जाएगी एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर एंड नीडी पीपल। गरीब नादार में बेवा आते हैं, बच्चे आते हैं, जो भी होगा उनमें इसको तकसीम किया जाएगा, ठीक है। उशर का मतलब मैंने आपको बताया, उशर कहते हैं 10% को। 10% उशर डिडक्टेड, ठीक है, विल डिडक्ट ऑन द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप रबी, रबी मीन वीट क्रॉप। रबी की जो मेजर क्रॉप है वो वीट है, तो वीट पर 10% डिडक्शन होगी और उस रुपया पैसा जो इकट्ठा होगा टैक्सेशन के ज़रिए वो सारा गरीब और नादार लोगों में तकसीम किया जाएगा। तो ये उम्मीद है ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब नंबर नेक्स्ट जो है वो एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर नेक्स्ट जो है
वो एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट। इस्लामाइजेशन में सूद यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा हज्जतुल विदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि मैं अपने चाचा का सूद माफ़ करता हूँ, मैं अपनी जो एक कज़न उनकी थी मैं अब हज़रत हमज़ा का कत्ल और सूद माफ़ करता हूँ, हज़रत रबिया नाम आता है ज़हन में, उनका कत्ल माफ़ करता हूँ, अपने चाचा का सूद माफ़ करता हूँ। तो इस्लाम में सूद लेना हराम है, इसलिए इस्लामाइजेशन के अकॉर्डिंगली सूद का ख़ात्मा किया गया। यानी जितने भी बैंक अकाउंट से सेविंग अकाउंट है उनको करंट अकाउंट में कन्वर्ट किया गया। करंट अकाउंट आज भी अगर आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो उसमें दो किस्म के अकाउंट होंगे, यानी कि उस वक्त सेविंग अकाउंट को PSL अकाउंट में चेंज किया गया, करंट अकाउंट में चेंज किया गया, ताकि जो इंटरेस्ट का रेशो है वो मिनिमम हो जाए। बात समझ आ रही है? तो एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट, इस्लाम क्योंकि सूद की नफ़ी करता है, सूद को नहीं मानता, सूद का ख़ात्मा इस्लाम की अवलीन तरजीह है, तो एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी इस्लामाइजेशन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। फिर नंबर नेक्स्ट जो है वो हम आगे लिखेंगे, वो है इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़। इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। अब इस्लामियात को और पाकिस्तान स्टडीज़ को क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे, मजमून के तौर पे शामिल किया गया। यानी आज भी अगर हम लोग सिलेबस को उठा के देखें तो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात दो वाहिद ऐसे मज़ामीन हैं जो मज़ामीन क्लास 1 से शुरू होते हैं और 4th ईयर यानी कि ग्रेजुएशन तक 14वीं क्लास तक पढ़ाए जाते हैं। ये भी इस्लामाइजेशन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, ये भी उसमें शामिल किया गया क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ बहुत अहम है, कंपलसरी है इन द एवरी क्लास। हर क्लास में आप पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ेंगे और इस्लामियात भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें उलमा इकराम के जो 22 नुकात थे वो भी शामिल हुए। और अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया उसमें उलमा इकराम के जो 22 पॉइंट्स हैं जब वो डिक्लेयर हो रहे थे तो उसी दौरान सऊदी अरब से आए हुए कोई लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट शो की और उन्होंने जो है कुछ चेंजेस किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें प्रीएम्बल जो है वो भी बाद में मैंने आपको बताया कि प्रीएम्बल भी चेंज हुआ, वो 8वीं तरमीम करके उसको पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना दिया गया, सूद का ख़ात्मा हुआ, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के सब्जेक्ट को कंपलसरी करार दिया गया क्लास 1 से लेके क्लास 4th ईयर यानी कि ग्रेजुएशन तक। नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेयर अरेंजमेंट, ठीक है। प्रेयर अरेंजमेंट से मुराद है नमाज का एहतमाम, यानी कि उस दौर में ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा की जाती थी ऑफिस में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस वक्त ज़ेर तालीम थे। हमें याद है कि जब ब्रेक होती थी, ब्रेक के दौरान जो है बाकायदा तौर पे सफ़ें वगैरह बिछाई जाती थी, जो हमारे अरबिक के और इस्लामियात के जो असातिज़ा थे वो अमामत करते थे और हम लोग बाजमात नमाज अदा करते थे, बाकायदा तौर पे नमाज का एहतमाम किया जाता था, ठीक है। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस, इसमें बेटा आप लोगों ने ये याद रखना है कि रमज़ान में मुसलमानों के लिए, यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं मैं कह रहा, मुसलमानों के लिए ये मखसूस किया गया कि अगर वो रमज़ान में किसी भी पब्लिक प्लेस पर खाते पीते पकड़े जाएं तो उन पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और 3 महीने कैद बामुशक्कत उनसे करवाई जाएगी। ये एक एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी हम इसी में शुरू करेंगे, अगली क्लास में इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। खुदा हाफिज़।